नमस्कार, खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की भी, वहीं नजर डालेंगे फुटबॉल जगत से जुड़ी हुई खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। प्रतियोगिता के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ये पहला मौका था जब 3 भारतीय मुक्केबाज इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे। 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में हुसामुद्दीन का मुकाबला क्यूबा के सैदिल होर्ता से था। खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे हुसामुद्दीन ने घुटने में लगी चोट के कारण सेमीफाइनल में अपने विरोधी को वॉकओवर दे दिया। हुसामुद्दीन को क्वार्टर फाइनल मैच में ये चोट लगी थी। इस तरह हुसामुद्दीन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दीपक कुमार को 51 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में 2 बार के कांस्य पदक विजेता फ्रांस के बिलाल बेनामा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के मुक्केबाज ने ये मुकाबला 4-3 से जीता। ये मुकाबला बेहद नजदीकी रहा और बाउट रिव्यू में बेनामा को विजेता घोषित किया गया। इस तरह दीपक को कांस्य पदक मिला। भारत के उभरते हुए मुक्केबाज निशांत देव 71 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में 2022 के एशियन चैंपियन और 2018 एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट कजाकिस्तान के असलान बेग से भिड़े। निशांत के मुकाबले का फैसला भी बाउट रिव्यू में हुआ, जिसमें कजाकिस्तान के मुक्केबाज को विजेता घोषित किया गया और निशांत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर भारत का ये अभियान ऐतिहासिक रहा। भारत ने 3 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। प्रतियोगिता के इतिहास में भारत ने पहली बार 3 पदक जीते। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जा रहे पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल से हो रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान फाफ डु प्लेसी 55 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल ने 54 रन की पारी खेली और इस वक्त आरसीबी का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर 155 रन 19.3 ओवर में। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में जहां चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, वहीं केकेआर अपने पिछले मैच को भुलाकर इस मैच में वापसी की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद अहम है। इस मैच में जहां चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जीत के लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो वहीं केकेआर अपने पिछले मुकाबले में मिली हार को भुलाकर इस मैच में वापसी की तलाश में मैदान पर उतरेगी। बात अगर सीएसके की करें तो ये टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी। मौजूदा सीजन में इस टीम के प्रदर्शन की बात करें तो सीएसके ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 7 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 4 मैच गंवाए हैं। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। चेन्नई की टीम 15 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे पायदान पर बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने पिछले 2 मैच जीत कर आ रही है। अगर ये टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आज होने वाले मैच को जीत जाती है तो उसके पास 17 अंक हो जाएंगे। ऐसे में चेन्नई की टीम गुजरात टाइटंस को पछाड़ते हुए अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। साथ ही सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम भी बन जाएगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आज के मैच में करो या मरो की स्थिति होगी। केकेआर की टीम अगर ये मैच नहीं जीतती तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।
हालांकि ये मुकाबला कोलकाता के लिए आसान नहीं होगा। कोलकाता को इस सीजन में पहले भी चेन्नई के हाथों हार मिल चुकी है। केकेआर की टीम अच्छे लय में नहीं है। उन्हें अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा सीजन में कोलकाता ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मैचों में जीत और 7 में हार का स्वाद चखना पड़ा है। 10 अंकों के साथ ये टीम अंक तालिका में 8वें पायदान पर स्थित है। ऐसे में आज का ये मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है। ये टीम इस मैच में कोई गलती नहीं करना चाहेगी। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो चेन्नई का पलड़ा भारी है। आईपीएल में अब तक दोनों टीमें 28 बार भिड़ी हैं, जिसमें से चेन्नई को 18 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं कोलकाता ने 9 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है। आज जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो चेन्नई की टीम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता की टीम हर हाल में मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को करारा झटका लगा। पंजाब किंग्स के साथ खेले गए मुकाबले में दिल्ली को 31 रन से हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही आईपीएल के मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद समाप्त हो गई। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 167 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने शतक जड़ा, जबकि हरप्रीत बरार ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और 4 विकेट लिए। और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल हैं हमारा इस हफ्ते का उभरता सितारा। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। यशस्वी ने सिर्फ 13 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी ने पारी के पहले ही ओवर में 26 रन जुटाए, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा आईपीएल में पहले ओवर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इंडियन प्रीमियर लीग में नया रिकॉर्ड बना डाला। यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। यशस्वी ने मैच में शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। यशस्वी जायसवाल ने पारी के पहले ही ओवर में 26 रन जुटाए, जो आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड रहा। यशस्वी ने कप्तान नीतीश राणा द्वारा फेंके गए पारी के पहले ओवर की 6 गेंद पर 6-6-4-4-2-4 यानी कुल 26 रन जुटाए। राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे ही ओवर में जोस बटलर का विकेट खो दिया था, लेकिन यशस्वी के खेल पर इसका कोई असर नहीं दिखा। यशस्वी ने सिर्फ 13 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड संयुक्त रूप से पैट कमिंस और केएल राहुल के नाम था। कमिंस और राहुल ने 14 गेंद में अर्धशतक लगाया था। आईपीएल में तीसरी फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड यूसुफ पठान, निकोलस पूरन, सुनील नरीन और किरण पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 15 गेंद में अर्धशतक लगा रखा है। यशस्वी 47 गेंद में 98 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी ने अपनी इस शानदार पारी में 12 चौके और 5 छक्के लगाए। यशस्वी की ताबड़तोड़ पारी की मदद से राजस्थान ने 150 रन के लक्ष्य को 13.1 ओवर में ही पूरा कर लिया। कुल मिलाकर ये क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट की दूसरी सबसे तेज 50 रही। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप 2007 में सिर्फ 12 गेंद में अर्धशतक लगाया था। उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में लगाए गए मशहूर 6 छक्के भी शामिल हैं। क्रिस गेल, हजरतुल्ला जजाई, कौशल्या वीरारत्ने और वेन वाइट ने भी 12 गेंद में अर्धशतक लगा रखे हैं। यशस्वी जायसवाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फैफ डु प्लेसी के बाद आईपीएल 2023 में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में यशस्वी जायसवाल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये 21 वर्षीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर है।
अपने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ यशस्वी जायसवाल राष्ट्रीय टीम के दरवाजे खटखटा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। देश के नामी पहलवान इन दिनों जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और वो लगातार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं कई युवा पहलवान इस धरने का विरोध कर रहे हैं और इस धरने को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस धरने के बारे में पहलवानों का क्या कहना है। नुकसान ही नुकसान हो, बाकी देना तो नाजायज़ ही कह सकते हैं। मतलब कहीं से जायज़ तो है ही नहीं। मान लीजिए अगर शोषण हुआ तो इतने दिन तक ये कहाँ थे? 12 साल बाद इनको याद आ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। और अगर ये पहले से ही इन्हें प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई नेताजी गलत हैं, तो ये पारिवारिक संबंधों में या फिर किसी भी निजी कार्यक्रम में नेताजी आमंत्रित क्यों थे? साक्षी मलिक की शादी में नेताजी जा रहे हैं, बजरंग पूनिया के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नेताजी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर कोई दोषी है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? मैं तो नहीं बुलाऊंगी। यदि गलत है तो पहले तो उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। और अब नेताजी ने कह दिया कि हाँ भाई ट्रायल दे के ही आपको बाहर का टोल लगेगा, तो अब उनको धरना देना है इस बात पे क्यों भाई? और बाद में जातिवाद भी है, मतलब धरने में अगर पहलवानों का धरना है तो ब्राह्मणवाद के, मोदी सरकार के, आरएसएस के, इसका नारे लगने का मतलब क्या है? ये तो नाजायज़ है ना कि जब पहलवानों का धरना है, पहलवानी से रिलेटेड नारे लगाओ, मतलब कि ब्राह्मणवाद से, ये तो हाँ ये तो सब गलत हो गया ना। तो वही ये धरना तो जी नाजायज़ है, बिल्कुल ये तो गलत है। इसका समर्थन हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जब भी नेताजी से मुलाकात हुई है, हमारे लिए तो नेताजी मैं तो नेताजी जैसे ऐसे ट्रीट करते हैं किसी भी लड़की को जैसे उनका अपना बच्चा है, और हम बच्चे ही जैसे हैं उनके। अब वो इस तरह से ऐसा आरोप किसी भी कैंप में जब भी मुलाकात हुई, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नेताजी कहीं से कहीं तक किसी भी बच्चे को गलत नज़र से भी देखते हैं। ये तो सरासर नाजायज़ आरोप है, गलत आरोप है। हाँ तो जी जब जाँच होनी तो चाहिए। अब बिना जाँच के ये पहले के FIR दो हम हट जाएंगे, FIR होगी फिर भी विनेश फोगाट जो वो अपने बयान पर टिकी हुई नहीं है पहले के 2016 में कि मेरे साथ नेताजी ने तुर्की में शोषण किया है, जबकि तुर्की में तो विनेश जी गई ही नहीं थी। फिर उन्होंने बयान बदल दिया कि मुझे मंगोलिया में किया है, मंगोलिया में नेताजी नहीं गए थे। बाद में उन्होंने कह दिया मेरे साथ हुआ ही नहीं है। वो अपने बयान पे अडिग नहीं है, तो इसलिए उनके बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकार की गलती नहीं है, ये गलती है ये स्टार प्लेयर्स की। ये चाह रहे हैं, ये मानते हैं किसी टाइम में अपने बहुत अच्छे प्लेयर थे, क्या इनसे अच्छे प्लेयर आगे तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आज हम स्टार प्लेयर हैं, कल को हमारे पास भी कोई ना कोई होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है हम नए बच्चों को मौका ही ना दें। तो ये चाहते ही नहीं कि और बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए इनका कि हम बिना ट्रायल के आगे जाएंगे, नेशनल की ट्रायल नहीं देंगे। सर सारे का सारा मैटर तो यही है कि वो किसी की मानने को तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना ही फेडरेशन की, किसी की भी मानने को ही वो तैयार नहीं है। अगर वो माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया जांच बिठा देंगे, आगे चल के जो भी फैसला होगा बृजभूषण नेताजी को भी मंजूर होगा, इनको भी मंजूर होना चाहिए, लेकिन ये उठने को ही तैयार नहीं है। इन धरनाजीवियों से नुकसान हो रहा है कुश्ती का, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। मतलब जो है देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि मेरा भतीजा है सगा जो रेसलिंग करता है, वो आर्मी बॉयज़ में है भर्ती जो है। अभी वो अंडर 15 की उसकी लास्ट साल है, वो तैयारी कर रहा था। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा था और हम उसे ज़ोरों शोरों से तैयारी करा रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है मीडियम परिवार से ही बच्चे पहलवानी करते हैं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं करते हैं। 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने का खर्च होता है एक बच्चे पे। तो वो बच्चा जो है फ़ोन पे रो रहा था मेरे से। अब समझिए कि जो पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती होगी। पेरेंट्स के दिल पे देखो, सुनने में ऐसा लगता है चलो हाँ ठीक है नेशनल कैंसिल हो गया, ये है वो है, लेकिन जिनके बच्चों का, जिन कोच के बच्चों के जो है नेशनल कैंसिल होते हैं, जिन बच्चे का जो तैयारी थी और वो कह रहा था कि मुझे जो है अब की बार टूर मारना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो उसका तो सारा सपना बिखर गया। इन धरनाजीवियों के तो अपनी ख्वाहिश के चक्कर में उनका सारा सपना बिखर गया। मेरे 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूनियर के हैं, ठीक है, 5-6 स्टूडेंट जो हैं अंडर 15 के हैं। किसी ने वज़न घटाया है, किसी ने जो है भाई, किसी के बेचारे को जो है माँ बाप जो है दूर दूर से दूध लाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। अभी भी पेरेंट्स यहीं बैठे हुए हैं, जितना टाइम मैं देता हूँ इतना टाइम बेचारे वो भी देते हैं। तो सबका सत्यानाश हो रहा है, मेरी मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, बच्चों की मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, पेरेंट्स की मेहनत का प्लस उनके पैसे का सत्यानाश हो रहा है। तो इस धरने से जो है मतलब कुश्ती का एक तरह से विनाश हो रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। भाई जो शुरू में धरना था वो उसमें ये था कि तानाशाही करते हैं,
हमारे खिलाफ जो है हमारे तानाशाही करते हैं और बोलते हैं कि जो है अभी ओलंपिक कोटा जो लेके आएगा उसकी ट्रायल होगी, है ना। इन्होंने तरह तरह की बातें करी कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम सीधा जो है ओलंपिक खेलेंगे। तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। उसके बाद इनके बाद में आता है यौन शोषण का मुद्दा। यौन शोषण का मुद्दा उठा दिया इन्होंने, वो थोड़ा सा उठा, उसकी कमेटी बन गई। कमेटी में इनके मुताबिक आदमी रखे गए। देखो ये कितना बड़ा वो है कि जो आदमी मतलब आरोप लगा रहा है और उसी के मुताबिक कमेटी में उन्होंने वो भी मान लिया, क्योंकि नेताजी गलत नहीं थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा इसी बात पे, क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने बोला भी तुम किसी को भी रख लो। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना, जो अभी कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है शायद उसे भी इन्होंने नहीं माना। फिर इनका था कि जो है भाई इन्हें पद से हटाओ। नेताजी ने इसमें यह भी बोल दिया कि चलो भी तो आप धरना खत्म कर दो, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये वहाँ भी नहीं रुके, अब ये बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे ऐसे तो जो है फिर तो कोई भी खिलाड़ी, अब देश में ये प्रचलन चल जाएगा, कुश्ती के सारे गेमों के खिलाड़ी जो है सीधा बोल लग रहेंगे भी आरोप लगा दिया नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट एक छोटी चीज़ तो है नहीं कि भाई जो है लिया किसी अरे गहरे का, किसी का भी नार्को टेस्ट करा दिया। तो ये तो एक अपनी तानाशाही चला रहे हैं, खुद से जो है ये बोलते हैं तानाशाही होने का ना, लेकिन तानाशाही अब ये कर रहे हैं। बोलती हैं कि भारत की बेटी है हम, भारत के, अरे वो क्या पाकिस्तान से आया हुआ है भाई? अगला आदमी पाकिस्तान का बेटा थोड़ी है, वो भी तो भारत का बेटा है, वो भी तो उसे भी तो अपना पक्ष रखने का हक बनता है ना बंदे। तो ये तो अपनी तानाशाही चला रहे हैं जो इनसे हो रहा है। 4 लाख ट्रैक्टर, 5 लाख ट्रैक्टर, इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। देश तोड़ो का जो है देश को तोड़ रहे हैं बिल्कुल, ये खत्म करके रहेंगे देश को इस तरह। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आज का। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और खेल जगत की कुछ अहम खबरों को देखने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। ITTF स्लोवेनिया पैरा ओपन 2023 में भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और उनकी जोड़ीदार इजराइल की कैरोलिन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला एकल के सेमीफाइनल स्पर्धा में भारतीय इजरायली जोड़ी को चीन की यिंग और बियान की जोड़ी के हाथों हार झेलनी पड़ी। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता भारत के ऊंची कूद एथलीट तेजस्विन शंकर ने बहामास में चल रही कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान के लिए उन्होंने 2.21 मीटर की ऊंची छलांग लगाई। उनकी ये उपलब्धि उनके विश्व रैंकिंग में जगह बनाने में मददगार साबित होगी। सुधीरमन कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय मिक्स टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। स्पर्धा के पहले ही दिन भारतीय मिक्स टीम को चीनी ताइपे के हाथों 1-4 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम के अभियान की शुरुआत मिश्रित युगल के मैच से हुई। तनिषा क्रास्टो और साई प्रतीक की भारतीय जोड़ी को रोमांचक मैच में यांग पो हुआन और हु लिंग फेंग की चीनी ताइपे की जोड़ी के हाथों 21-18, 24-26, 6-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सुधीरमन कप के पुरुष एकल में दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी HS प्रणय को वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर पर काबी चाउ टिएन चेन से हार का सामना करना पड़ा। चीनी ताइपे के शटलर ने प्रणय को सीधे गेम में 21-19, 21-14 से हराया। वहीं महिला एकल स्पर्धा में PV सिंधु को टोक्यो 2020 ओलंपिक के रजत पदक विजेता चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने 21-14, 18-21, 21-17 के अंतर से हराया। सुधीरमन कप के मिक्स टीम स्पर्धा में ही सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी को ली यांग और हे हांग वी ने 21-13, 17-21, 21-18 से हराया। भारत को एकमात्र जीत महिला युगल में हासिल हुई। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली की भारतीय जोड़ी ने ली चिया हासिन और टेंग चुन को 15-21, 21-18, 21-13 से मात देकर स्कोर 4-1 करने में सफल रही। अब 15 मई को भारत का सामना राष्ट्रमंडल खेलों की मिश्रित टीम चैंपियन मलेशिया से होगा। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विश्व में 61वीं रैंकिंग के टॉमस मार्टिन एचेवेरी के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में 7वां खिताब जीतने की कवायद में लगे जोकोविच ने एचेवेरी को 7-6, 6-2 के अंतर से हराया।
वहीं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वानतेक ने अगले दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में श्वानतेक ने अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को 6-0, 6-0 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं फुटबॉल की। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेला गया चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के पहले लेग का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। घरेलू मैदान पर गत विजेता रियल के लिए विनीशियस जूनियर ने गोल किया। वहीं दूसरे हाफ में केविन डी ब्रुयने ने मैन सिटी के लिए बराबरी का गोल दागा। चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल के पहले लेग में रियल मैड्रिड को घरेलू मैदान पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी से कड़ी टक्कर मिली। पिछले साल सेमीफाइनल में रियल से हारने वाली मैन सिटी ने पहले हाफ की शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि रियल मैड्रिड ने जवाबी हमला बोलते हुए जल्दी ही मैच में बढ़त बना ली। रियल के लिए 36वें मिनट में युवा स्ट्राइकर विनीशियस जूनियर ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में रियल ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा। दूसरे हाफ में मैन सिटी ने बराबरी का गोल करने के काफी प्रयास किए। इसी बीच स्टार मिडफील्डर केविन डी ब्रुयने ने गुंडोगन से मिले पास को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। इस ड्रॉ से मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला संतुष्ट नजर आए। उनका मानना है कि दूसरे लेग में वो जीत हासिल कर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। Really tight game. Congratulations, of course, to the team. पहले हाफ में हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने भी कई अच्छे पास किए। केविन के शानदार गोल करने के बाद हमारे पास कुछ अच्छे मौके थे। जब उन्होंने गोल किया तब हम अच्छा खेल रहे थे, जब हमने गोल किया तब वे अच्छा खेल रहे थे। ये एक कड़ा मुकाबला था। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड का सामना करना हमेशा से मुश्किल होता है। उनके जैसी टीम हमेशा एक बड़ी चुनौती पेश करती है। स्कोर 1-1 है और परिणाम अगले बुधवार को आएगा जब हम अपने घर में खेलेंगे। Third leg will be a final. घरेलू मैदान पर इस मुकाबले के ड्रॉ होने से रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी काफी निराश हैं। मैच के दौरान वो कई बार गुस्से में भी नजर आए। हालांकि उनका मानना है कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और वो जीत के हकदार थे। हमने अच्छा खेल दिखाया और मैच में कड़ी टक्कर दी। मेरे ख्याल से हम जीत के सही हकदार थे। ये काफी अच्छा मुकाबला था। दूसरे लेग में हम बढ़े मनोबल के साथ उतरेंगे। मैच का नतीजा वो नहीं दिखा रहा है जो हमने मैदान पर किया। अंतिम मिनटों में ये मुकाबला काफी करीबी रहा। पहले 30 मिनट में उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। हालांकि वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं था। दूसरे हाफ में हमारा डिफेंस काफी अच्छा रहा। हमें जीत हासिल करना चाहिए था, हालांकि ये नहीं हो पाया। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच अगले बुधवार को मैनचेस्टर में दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में मैन सिटी पिछले साल की गलती नहीं दोहराने के इरादे से उतरेगी। पिछले साल सेमीफाइनल के दूसरे लेग में मैन सिटी 90 मिनट तक 5-3 से आगे चल रही थी। हालांकि अंतिम पलों में रियल मैड्रिड ने गोल कर मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में इंटर मिलान ने कट्टर प्रतिद्वंदी एसी मिलान को 2-0 से हरा दिया। इंटर की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में देखने को मिले। अब अगले मंगलवार को इन दोनों टीमों के बीच दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल के पहले लेग में मिलान डर्बी में इंटर मिलान ने बाजी मार ली। इंटर मिलान ने रोमांचक मुकाबले में एसी मिलान को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इंटर ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। इसका उन्हें जल्द ही फायदा भी मिला और 8वें मिनट में अनुभवी एडन ज़ेको ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 37 साल के ज़ेको का ये इस सीजन में चैंपियंस लीग में चौथा गोल था। एसी मिलान की टीम अभी इस गोल से संभली भी नहीं थी कि 11वें मिनट में अनुभवी मिख्तरान ने गोल करके इंटर की बढ़त को 2-0 कर दिया। पहले हाफ में इंटर ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा। हालांकि दूसरे हाफ में एसी मिलान ने गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। दूसरे लेग का मुकाबला अगले मंगलवार को खेला जाएगा। टीम की इस जीत से मैनेजर सिमोन इंजागी काफी खुश हैं और खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। पहले हाफ में हमने बेहतरीन खेल दिखाया। नतीजा भी इस बात का गवाह है। पहले हाफ में हुए गोल की मदद से ही हम जीतने में सफल हो पाए हैं। खिलाड़ियों का रवैया भी काफी सकारात्मक था। उन्हें पता था कि क्या करना है। इस तरह के नतीजे बहुत कम मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम मैच को सही तरीके से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एक अनुभवी टीम है और उन्हें पता है कि अगले मंगलवार को क्या करना है। हम फाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी, इसका इंतजार कर रहे हैं।
दूसरी तरफ पहले की अपेक्षा दूसरे हाफ में एसी मिलान के खेल में काफी सुधार देखने को मिला। टीम के मैनेजर स्टेफनो पियोली हार से निराश तो हैं, लेकिन वो दूसरे लेग में टीम से बेहतर खेल की उम्मीद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंटर मिलान के खेल की तारीफ भी की। इंटर ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने तकनीकी रूप से अच्छा खेल दिखाया था। पहले हाफ में उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सच कहूं तो पहला हाफ काफी कठिन था। मुझे मेरी टीम और खिलाड़ियों के बारे में पता है। मुझे पता है कि हम बेहतर कर सकते हैं। इंटर एक मजबूत टीम है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं हैं। दोनों टीमों के लिए दूसरे लेग का मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल में पहुंचने के लिए ये अंतिम मौका होगा। हमें गोल करने के और अवसर बनाने होंगे। 2021 के बाद एसी मिलान के खिलाफ पिछले 8 मैचों में इंटर की ये चौथी जीत है। 3 बार की चैंपियन इंटर मिलान के पास 2010 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने का बेहतरीन मौका है। हालांकि इसके लिए उन्हें दूसरे लेग में अपनी इस बढ़त को बरकरार रखना होगा। दोनों टीमों के बीच अगले मंगलवार को दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।